हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि सत्र 2020 और 21 के लिए हिंदी विषय में कितना पाठ्यक्रम जो है वो कम किया गया है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है, तो मैंने यहाँ बोर्ड में वो 30% पाठ्यक्रम लिख दिया है जो कम किया गया है। तो सत्र 2020-21 में कम किया गया पाठ्यक्रम गद्य में क्या क्या कम किया गया है बच्चों? रॉबर्ट नर्सिंग होम में, यह पाठ आपको नहीं पढ़ना। निंदा रस, यह भी अब की बार की बोर्ड परीक्षाओं में नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद बच्चों पद्य में है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक जो है वो भी कम कर दिया गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत शीर्षक यह भी जो है कम किया गया है। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित परिवर्तन कविता जो है यह भी कम कर दी गई है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पुरुरवा और उर्वशी शीर्षक कविताएं जो हैं वो भी पाठ्यक्रम से कम कर दी गई। इसके साथ ही बच्चों कहानी में लाती संस्कृत में जातक कथा, यह पाठ जो है वो कम किए गए। तो बच्चों अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सत्र 2020 और 21 के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत कितना पाठ्यक्रम जो है वो कम किया गया है। बच्चों, पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको गद्य खंड में संकलित हम और हमारा आदर्श इस पाठ की व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक निकाल लें और गद्य खंड के अंतर्गत हम और हमारा आदर्श इस पाठ को निकालकर इसकी व्याख्या हमारे साथ पढ़ें। हम और हमारा आदर्श, यह पाठ जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। यह जो है एक लेख का अंश, लेख का क्या है, अंश। यदि हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के संबंध में चर्चा करें तो APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन मुस्लिम परिवार से संबंधित थे। इनकी माता आशियम्मा जो थी एक साधारण गृहिणी थी। कलाम अपने एक बहन और 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की वो धनुष कोटि से ही क्या की थी, प्रारंभ की थी। इसके बाद इन्होंने विविध संस्थानों से अपनी शिक्षा को क्या रखा, प्रारंभ रखा और एक समय भारत के मिसाइल मैन इस उपाधि से विभूषित किए गए। तो बच्चों, आपकी पुस्तक में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय दिया हुआ है। आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय याद करना है। जीवन परिचय किस प्रकार लिखने के लिए आता है ये आपको पता है कि किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाओं का वर्णन कीजिए। तो आपको कैसे जीवन परिचय लिखना है? सबसे पहले आप जीवन परिचय डालेंगे, APJ अब्दुल कलाम लिखेंगे। इसके बाद स्मरणीय बिंदु लिखेंगे, मुख्य बिंदु जो जीवन परिचय से संबंधित हैं उनको लिखा जाएगा। इसके बाद साहित्यिक योगदान डालेंगे, फिर डालेंगे रचनाएं और इसके बाद आप डालेंगे हिंदी साहित्य में स्थान। बच्चों, अब हम आते हैं पाठ हम और हमारा आदर्श। APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं, मैं खास तौर से युवा छात्रों से क्यों मिलता हूँ, इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। APJ अब्दुल कलाम स्वयं अपने आप से प्रश्न करते हैं कि मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। इस सवाल का जवाब स्वयं वह अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचकर क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। रामेश्वरम की द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। चूंकि जो APJ अब्दुल कलाम थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, रामेश्वरम, और ये रामेश्वरम के धनुष कोटि में हुआ था।
और धनुषकोडी जो था एक सीमित क्षेत्र था। उस सीमित क्षेत्र से निकलकर वह कितनी बुलंदियों तक पहुँचे, यह एक कितनी लंबी यात्रा थी। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं। वो स्वयं कहते हैं कि जब मैं आज की स्थिति में अपने उस जीवन के बारे में सोचता हूँ, पीछे के जीवन के बारे में देखता हूँ, तो मुझे स्वयं अपने आप पर विश्वास नहीं होता। आखिर क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका? आखिर क्या चीज थी रामेश्वरम के उस एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर, जिसके कारण आज उन बुलंदियों को वो प्राप्त कर सके? तो उसका उत्तर भी वह देते हैं, महत्वाकांक्षा। वो क्या थी? महत्व पाने की आकांक्षा। कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैंने सबसे पहले अपना मूल्यांकन किया, मूल्य आंका कि मैं क्या कर सकता हूँ, और उस मूल्य को आंककर मैंने अपना लक्ष्य जो था निर्धारित किया, जिसके कारण मुझे लक्ष्य प्राप्ति में कोई कठिनाई अनुभव नहीं हुई। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं। सबसे बुनियादी बात जो एपीजे अब्दुल कलाम हमारे लिए बताते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि हम जीवन की हर अच्छी चीज़ को पाने का क्या रखते हैं? हक रखते हैं, और हक होने के कारण हम उसके क्या हैं? हकदार हैं। उनका जो ईश्वर की दी हुई है, जो ईश्वर ने दी है, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, उन चीज़ों को पाने के हम हकदार हैं। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार, ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे? सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर क्या होना चाहिए? भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैं यह कर सकता हूँ। और यही चीज किस पर लागू होती? भारत के विद्यार्थियों और भारत के युवा नागरिकों पर भी लागू होती है कि उन्हें अपने आप पर विश्वास या भरोसा होना चाहिए कि वे देश के जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक कैसे बन सकते हैं। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा। एपीजे अब्दुल कलाम जी का मानना था कि विकसित राष्ट्र जो भी हैं, जैसे अमेरिका, रूस, ये जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, इनकी समृद्धि के पीछे कोई और रहस्य नहीं है। बस रहस्य केवल यह है कि वहाँ के नागरिकों ने अपने आप को जो है विश्वास में रखा कि वे ज्ञानवान और अपने देश के श्रेष्ठ नागरिक बनने का क्या रखते हैं? हक रखते हैं। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों, जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, G8 के नाम से विकसित राष्ट्रों के समूह को पुकारा जाता है, के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता माने होता है मजबूत किया कि वे मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना। उन्होंने इस विश्वास को पुख्ता किया, मजबूत किया कि एक समृद्ध राष्ट्र में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। और जब यह विश्वास उनको हो गया कि वो अच्छा जीवन बिता सकते हैं, तो जो सच्चाई थी वो उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। वो उनकी जो आशाएं थी, जो आकांक्षाएं थी, जो अभिलाषा थी, उसके अनुरूप ढलती चली गई। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। प्रायः भारतीय जनमानस में ऐसी अवधारणा है या मान्यता है कि जो समृद्धि और अध्यात्म है वो एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। परंतु एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है, या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। ये जो ये भौतिक चीज़ें समझते हो बच्चों, ये जो सांसारिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों की इच्छा रखना कोई गलत है। हमारे यहाँ माना जाता है कि जो संसार की चीज़ों की इच्छा रखता है वो अध्यात्म नहीं कर सकता, तो यह पूर्ण रूप से क्या है? गलत बात है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ। अपने जीवन का परिचय देते हुए कलाम जी कहते हैं कि मैं स्वयं बहुत ही सादा जीवन जीता हूँ और बहुत ही कम से कम वस्तुओं में अपने जीवन का गुजारा करता हूँ। पर यह जरूरी नहीं कि मैं गुजारा करता हूँ तो देश के अन्य जिम्मेदार जो नागरिक हैं वह भी ऐसा ही जीवन जिए, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ।
लेकिन जो अब कलाम जी हैं उनका मानना है कि सर्वत्र जो समृद्धि होती है उसकी हमें क्या करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है। जब हम समृद्धशाली होते हैं तो हमें सुरक्षा की भावना आती है, हमारा विश्वास जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा ही आप समझ लीजिए कि जो युवा नागरिक अपने पैरों पर खड़े होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, उनमें क्या होता है बच्चों, सुरक्षा की भावना ज़्यादा होती है। उनका विश्वास का जो स्तर होता है अन्य युवाओं से क्या होता है, अधिक होता है। एक और व्यवहारिक उदाहरण ले सकते हैं कि जब हम किसी शादी पार्टी में बहुत वेल प्रिपेयर होकर जाते हैं, बहुत अच्छे से पहनते हैं कपड़े वगैरह, तो हमारा जो विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है, वो ऊपर जाता है। वहीं जब हम समाज के अनुरूप पहनते ओढ़ते नहीं हैं तो हमारा जो आत्मविश्वास होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है, डगमगाने लगता है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। जो क्या होती है, जो समृद्धि होती है वही हमारी आज़ादी को बनाए रखने में भी क्या होती है, सहायक। यानी समृद्धि के द्वारा हम किन किन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, सुरक्षा की भावना हमें आएगी, हमारा विश्वास जो है, आत्मविश्वास जो है वो बढ़ेगा, और जो है क्या होगा, हमारी आज़ादी जो है वो बनी रहेगी। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। यानी हमें कोई भी कार्य आधे अधूरे मन से नहीं करना चाहिए। जो कार्य हम पूर्ण मन से करते हैं, सफलता प्राप्ति के चांसेस जो होते हैं उसमें उतने ही ज़्यादा अधिक होते हैं। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपको अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। आप आकाश को देखिए, आप बगीचों में बहार को देखिए। जब इन चीज़ों को आप बड़ी ही बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रकृति अपने संपूर्ण कार्यों को बड़े ही मन से करती है। इसलिए हमें भी हर कार्य को, चाहे वो जितना जटिल से जटिल हो, उसको मन से करना चाहिए। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। आते हैं हम चतुर्थ पैराग्राफ में। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही क्या है, स्वरूप। जो कुछ भी आप देखते हो इस संसार में वो सब क्या है, ऊर्जा का स्वरूप है, ऊर्जा का ही क्या है, स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही क्या है, अंश, हम भी ऊर्जा का ही एक हिस्सा है। हम में भी ऊर्जा का क्या होता है, संचार होता है। इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, ये आत्मा और ये जो पदार्थ संसार में दिखाई दे रहे हैं ये किसका, ऊर्जा का ही हिस्सा है, अस्तित्व का ही हिस्सा है, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हुए, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं। जब मान रहे हैं हम कि आत्मा और पदार्थ जो है ऊर्जा के स्रोत हैं, तो फिर इन पदार्थों के प्रति जो है इच्छा रखना कोई गलत, शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं। यानी अध्यात्म भी तब किया जा सकता है जब हम भौतिक पदार्थों को प्राप्त करें। तो बच्चों आया होगा आपको समझ में। आज का जो गृह कार्य मैंने आपको दिया है वो क्या दिया है, APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय आपको याद करना है। बाकी जितना भी पार्ट बचा हुआ है मैं आपको अपने अगले वीडियो में समझाऊंगी। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे।